अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। सो माय नेम इज़ दीना हबीब। आज जो है कुछ स्टूडेंट्स जो है मुझसे कह रहे हैं कि सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 3 स्टार्ट कर दें। सो मैं वो स्टार्ट कर देती हूँ। इतने दिनों से मैं कोई वीडियोस नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से आज अभी मैंने सोचा कि चैप्टर 3 जो बहुत से स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन कंट्रोल वाला पढ़ा दें सेकेंड ईयर बायोलॉजी का, तो अब मैं वो स्टार्ट करने लगी हूँ। सो अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो कि सेकेंड ईयर में हैं, तो आप उनसे ये वीडियो शेयर करें ताकि वो किसी नोट्स के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट ना करें। टेक्स्ट बुक इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सही है। सो टेक्स्ट बुक हमारे वक्त में तो कोई ऐसा चैनल नहीं था, तो हमने नोट्स वगैरह से ही अपना टाइम वेस्ट किया है। सो आप लोग ना करें प्लीज़। हर कोई इंटी टेस्ट जब देता है, एमकेट देता है, जब भी वो बुक को टच करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एमसीक्यूज़ आने होते हैं, सो जब भी वो बुक पढ़ना स्टार्ट करता है। सो जब वो बुक पढ़ना स्टार्ट करता है तो उससे फिर एक सदमा लग जाता है कि काश हम पहले पढ़ लेते ये बुक। तो फ़जूल नोट्स पे अपना टाइम हमने वेस्ट किया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिया हमने। बस कोचिंग में कहा कि ये याद कर लो, इसका रट्टा लगा लो। रट्टे की बेस पर हमने वो लिखा और उससे अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ें। हम यही सोचते हैं जब हम इंटी टेस्ट की तैयारी करते हैं। बेसिकली मेरे साथ भी यही था कि काश मैं पहले टेक्स्ट बुक ही पढ़ लेती। कोई कह देता कि टेक्स्ट बुक पढ़ लो, वैसे भी पढ़नी है, इंटी टेस्ट के लिए भी आपको पढ़नी है। तो जो इंटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ये जो चैनल है, क्योंकि मैं साथ साथ जब रीडिंग कराती हूँ तो मैं बताती भी हूँ कि क्या एमसीक्यूज़ में आ सकता है, कौन सा पॉइंट, कौन सी लाइन किस तरह से। आपने वीडियोस देखी होंगी, प्रीवियस वीडियोस जो है, जो कि डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी जो चैनल है उस पर मौजूद है। बहुत सारे व्यूज़ आए वीडियोस पर, तो बहुत खुशी हुई, लेकिन लाइक करने वाले बहुत कम थे और कमेंट भी बहुत कम लोगों ने किया। सो आप लोग सिर्फ देखते हैं और कुछ कहते नहीं हैं। आपको अच्छी लगती है क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, इसका मतलब अच्छी लगती है, लेकिन आप लोगों से लाइक का बटन प्रेस नहीं होता। तो प्लीज़ लाइक करें। आप लाइक करेंगे तो फिर मैं मोर से मोर वीडियोज़ बनाऊँगी ना, वरना तो फिर जब आप सपोर्ट ही नहीं करेंगे मुझे तो फिर मेरा भी कॉन्फिडेंस जो है वो, मैं भी यही समझूंगी कि क्या फ़ायदा जब आप लोग मुझे प्रमोट ही नहीं कर रहे। सही है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। सही है, और कमेंट करें कि क्या आपको समझ आ रहा है, किस तरह आ रहा है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि फ़जूल वेस्ट कर रहे हैं टाइम मुख्तलिफ़ कोचिंग सेंटर्स में, नोट्स के चक्कर में। ये नोट्स सबसे ज़्यादा अच्छे, आदम जी ये वो कुछ भी नहीं अच्छा। टेक्स्ट बुक इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो ठीक है, तो टेक्स्ट बुक से आप पढ़ें। आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे ना तो आपको सवाल याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। सही है, और अगर आप डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी से पढ़ेंगे तो फिर तो बिल्कुल भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरह पढ़ाती हूँ कि बंदे को अल्टीमेटली याद हो जाता है। और मेरे जो इस क्लास फेलोज़ हैं वो तो इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे क्योंकि मैंने एज अ टीचर पढ़ाया है उनको फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री। सो वो यही कहते थे कि हम फ़ौरन याद हो जाता है हमें। सही है, तो अगर वो अभी देख रहे हों वीडियो तो वो ज़ाहिर सी बात है उनको आइडिया होगा इस बात का। तो जो मुझसे पढ़ रहे हैं, जो प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं, उनको भी इस बात का आइडिया होगा। सो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन एनिमल्स। ठीक है। सो इन हाइगर एनिमल्स, यानी हाइगर एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन ऑफ सेल्स, ब्लर हो रही है इमेज। कोऑर्डिनेशन जो होते हैं ना ऑफ सेल्स के विद इन द बॉडी, यानी बॉडी के साथ, यानी जो कोऑर्डिनेशन सेल की होती है बॉडी के साथ, एज वेल एज इसके साथ किस, एज वेल एज ऑफ द वूल बॉडी, इसके साथ पूरे जिस्म के साथ, विद इट्स एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के साथ, यानी जिस्म के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी। कि इन हाइगर एनिमल कोऑर्डिनेशन ऑफ सेल्स विद इन द बॉडी एज वेल एज ऑफ द वूल बॉडी विद इट्स एनवायरनमेंट इज़ अचीव बाय नर्वस कोऑर्डिनेशन। कि हाइगर एनिमल में जो कोऑर्डिनेशन होती है ना सेल की बॉडी के साथ, एक तो बॉडी के साथ होती है और दूसरे क्या होता है एज वेल एज ऑफ द वूल बॉडी, और पूरे जिस्म का विद इट्स एनवायरनमेंट से जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी। सही, वो अचीव होता है बाय किसके ज़रिए, बाय नर्वस कोऑर्डिनेशन के ज़रिए। ठीक है। सो एंड
हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, दो कोऑर्डिनेशन होते हैं, एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। तो इसकी तफसील आगे जाके आपको समझ आएगी। विच आर द एक्टिविटीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम। सो अजान शुरू हो चुकी है। मैं इस वीडियोस को दोबारा से प्ले करूँगी। सो अभी मैं या रुक जाते हैं, अजान होने देते हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट लेते हैं। أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो मैंने तो अज़ान का जवाब दे दिया है, आप लोग भी अज़ान का जवाब ज़रूर दीजिएगा और जब भी अज़ान हो तो प्लीज़ खामोशी इख्तियार कर लीजिए, ओके। सो सॉरी, मैंने वीडियो, मुझे नहीं पता था कि अज़ान हो जाएगी। सो कोई बात नहीं। हम कहाँ थे, यहाँ कि जो है हायर एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन ऑफ सेल जो होती है, सही है कि हायर एनिमल मीन हम जो है वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन होती है ऑफ सेल विद इन द बॉडी के साथ होती है। इसके साथ साथ क्या होती है, द वूल बॉडी, जो पूरी जिस्म है ना, हमारा जो पूरा जिस्म है उसका जो इन्वायरमेंट से जो कनेक्शन है वो उसका कोऑर्डिनेशन वो भी किससे अचीव होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन से और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन से। तो ये नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है, नर्वस से तो आपको समझ आ रहा होगा कि न्यूरॉन्स के ज़रिए, और हार्मोनल मीन हार्मोन्स के ज़रिए, ठीक है। विच आर द एक्टिविटीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम। देखो ये बात लिखी हुई है कि जो कि क्या है, एक्टिविटीज़ है किसकी, नर्वस सिस्टम में, किसकी, नर्वस कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ होंगी। सो इट्स ऑल्सो नोन एज नर्वस कोऑर्डिनेशन। सही है कि विच आर द एक्टिविटीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम, वो नर्वस कोऑर्डिनेशन कहलाएगा। एंड एंडोक्राइन सिस्टम, और जो एंडोक्राइन सिस्टम होगा, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम होगा वो क्या कहलाएगा, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, ये सब मैं आपको इसी चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगी, बहुत ही डिटेल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, एनडी टेस्ट के हवाले से भी और आपके सेकेंड ईयर एग्ज़ाम के हवाले से भी, ठीक है। अच्छा,
दीज टू कोऑर्डिनेशन, और ये जो दो कोऑर्डिनेशन है ना, दीज टू कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ये जो दो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। सही है, किसको कनेक्ट करता है, कनेक्ट द सेंसरी एंड अफेक्टर सिस्टम। ये क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको, सेंसरी एंड अफेक्टर सिस्टम जो है ना, टुगेदर टू प्रोड्यूस अफेक्टर बिहेवियर एंड होम्योस्टेसिस। ये कह रहे हैं कि जो दो कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है ना, ये कनेक्ट करते हैं किसको, सेंसरी और अफेक्टर। अफेक्टर वो जो कि अफेक्ट मतलब हम जब किसी चीज़ को टच करते हैं तो न्यूरॉन्स के ज़रिए मैसेज जाता है, सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए। सही है, मैसेज जाता है ब्रेन तक, ठीक है। और फिर ब्रेन से जो जिस न्यूरॉन के ज़रिए अफेक्टर तक मैसेज आता है ना, वो होते हैं मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो अफेक्टर वो है जो कि जैसे कि हमने फ़ौरन हाथ हटा लिया, हम सही है, ये कोई ग्लैंड हो गया, जैसे कि जब खून में ग्लूकोज की मकदार बढ़ जाती है तो क्या करता है, जो डिटेक्टर होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, वो फिर मैसेज देते हैं ब्रेन को। फिर ब्रेन किसको देता है, लिवर को, लिवर के पेनक्रियाज, जो पेनक्रियाज है ना, उसको मैसेज देता है कि भाई जल्दी से तुम क्या करो, इंसुलिन को रिलीज़ करो, ताकि इंसुलिन क्या करे, इंसुलिन एक हार्मोन है, यानी उसने ग्लैंड को मैसेज ट्रांसफ़र किया किसके ज़रिए, मोटर न्यूरॉन के ज़रिए, कि वो पेनक्रियाज जो है वो अपना इंसुलिन रिलीज़ करे। तो वो इंसुलिन रिलीज़ करता है और ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर में स्टोर कर देता है, ताकि एट द उस टाइम पर कि जब ग्लूकोज की कमी हो तो वही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में दोबारा से कन्वर्ट हो जाए। पर ये हार्मोन फिर ग्लूकागोन, ये काम जो है फिर ग्लूकागोन करेगा, ठीक है। तो ये सब जो है, ये सब मैसेजेस जो है ये आते हैं हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में। तो ये बहुत ही डिटेल्स बात है जो कि आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दीज टू कोऑर्डिनेशन सिस्टम कनेक्ट करता है द सेंसरी को एंड अफेक्टर सिस्टम, यानी जो अफेक्टर सिस्टम है ये दोनों क्या करते हैं, टुगेदर, एक साथ क्या करते हैं, एक साथ टू प्रोड्यूस अफेक्टर बिहेवियर, यानी ये जो है टुगेदर एक साथ प्रोड्यूस करते हैं, अफेक्टर बिहेवियर प्रोड्यूस करते हैं, एंड होम्योस्टेसिस जो है ये फर्स्ट चैप्टर है, डिटेल बात की है इसमें। लेकिन अभी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाया। होम्यो मीन्स स्टेटस मीन स्टेट में रहना, होम्यो सेम, यानी जो इन स्टेट को जिस्म के अंदरूनी जो इंटरनल इन्वायरमेंट है हमारे जिस्म का, उसको जो बरकरार रखना एक लेवल तक, यानी उसको बैलेंस रखना, वो कहलाता है होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो ये आपको मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी तब बताऊँगी डिटेल में। अच्छा, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है, द नर्वस कोऑर्डिनेशन इज़ ब्राउट अबाउट बाय मीन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ना, ये ब्राउट होता है किसके ज़रिए आता है, नर्वस सिस्टम के ज़रिए, जैसे मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। इट इज़ द क्विकेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल। ये क्या है, बहुत ही तेज़ है, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, आपको दे सकता है कि कौन सा इसमें से नर्वस कोऑर्डिनेशन ऑप्शन में दे दिया, हार्मोनल, और पूछ ले कि क्विकेस्ट वे कौन सा है, तो आप किस पर टिक करेंगे। अगर आपने डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी से पढ़ा होगा, वर्ड टू वर्ड, एक एक लाइन, एक एक बात की मीनिंग, जो मुश्किल वर्ड है, कोई भी वर्ड को मैं छोड़ नहीं रही, ठीक है। तो इस तरह कोई भी चैनल नहीं है जो इस तरह आपको पढ़ाए, ठीक है। सो प्लीज़, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोग बहुत नाशुक्र हैं, ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी कि अगर कोई के स्ट्रे आ जाए और फिर आपको टिक करना होगा किस पर, नर्वस कोऑर्डिनेशन पर, ठीक है, क्योंकि वही कोई स्ट्रे ऑफ कम्युनिकेशन मीन राब्ते का, सही है, विद इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल की। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, कम्युनिकेशन टेक प्लेस, कम्युनिकेशन क्या होती है, टेक प्लेस होती है बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज। क्या होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज होता है, सही है, जिसे क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज क्या होता है, जनरेट होता है, जिसे क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स, सही है। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। अब ये कह रहे हैं कि नर्वस सिस्टम जो है कंसिस्ट करता है दो टाइप्स ऑफ टिश्यू, एक क्या है, न्यूरॉन्स, और दूसरा क्या है, न्यूरोगलिया, जिसे ग्लियल सेल भी कहते हैं। अच्छा, ये बात है कि इन दिस कम्युनिकेशन टेक प्लेस बाय, इसमें जो कम्युनिकेशन होता है ना, जो राब्ता होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि कम्युनिकेशन टेक प्लेस बाय ब्लैंक दे दी, या मैसेज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज, तो आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज को क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स। तो ये भी एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। और ये पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम जो है कंसिस्ट करता है कितने टाइप टिश्यू के, ये भी आ सकता है, सही है।
ऑप्शन में 2, 5, 6 दे दिया, तो आपको किस पे क्लिक करना है कि नर्वस सिस्टम। मैं आप लोग फिर सोचेंगे कि भाई हमने डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी से पढ़ा और उसमें क्या बताया था दीना ने कि नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू, और वो 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू कौन से थे, एक था न्यूरॉन्स और दूसरा था न्यूरोग्लिया। अच्छा, अब ये किस तरह से आपको ये इसके काम क्या है, ये क्या है, मैं भी आपको बताती हूँ। अच्छा, ये जो बताए ये जो ये भी आप पढ़ेंगे, पहले मैं आपको पढ़ा दूँ ना, फिर ये आपको समझ आएगा। ये रहा, न्यूरॉन जो है ना वो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट एनी चेंज स्टिमुलस। अच्छा, ये वही बात हो गई जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी थी, ठीक है, कि न्यूरॉन्स जो होते हैं ना वो रिसीव करते हैं, ठीक है, क्या रिसीव करते हैं, इन्फॉर्मेशन, मालूमात रिसीव करते हैं अबाउट, बारे में, एनी चेंज, किसी भी चेंज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं वो कौन होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। सो कोई भी चेंज, और उस चेंज को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस। स्टिमुलस बेसिकली इज़ अ चेंज, सही है, कोई भी चेंज, एनी चेंज, उसे हम क्या कहेंगे, स्टिमुलस। तो ये बात आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि आगे अगर मैं स्टिमुलस कहूँगी तो आप समझ जाइएगा कि स्टिमुलस मीन एनी चेंज, ओके। सो न्यूरॉन्स रिसीव, न्यूरॉन्स जो है वो रिसीव करते हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं किसी भी चेंज के बारे में या स्टिमुलस के लिए, ठीक है, किसी भी स्टिमुलस के बारे में। अच्छा, इन एक्सटर्नल, या तो वो क्या हो, बाहर की तरफ से हो, और इंटरनल, या तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट की तरफ से हो, किसकी, बॉडी के, ठीक है, थ्रू सेंसरी सेल्स, किसके ज़रिए होगा, वो सेंसरी सेल्स ही बताएंगे ना, जो सेंसरी सेल्स होते हैं, सही है, या ऑर्गन, या तो वो सेंसरी सेल्स होंगे या फिर वो क्या होगा, ऑर्गन होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, रिसेप्टर्स। अब आपको रिसेप्टर्स पता है, रिसेप्टर्स की अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप क्या करेंगे कि आप लिखेंगे कि न्यूरॉन्स रिसीव इन्फॉर्मेशन, न्यूरॉन्स रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी चेंज या स्टिमुलस के लिए, या तो वो स्टिमुलस एक्सटर्नल हो, जैसे मैंने कहा गर्म चीज़ पे जब हमारा हाथ लगता है तो हम फ़ौरन से हटा लेते हैं, क्योंकि हमारे जो उंगलियों में जो सेंसरी सेल्स होते हैं वो जाके मैसेज देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज, जिसे क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स, अभी ऊपर बताया है, सही है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं ब्रेन को थ्रू अ सेंसरी न्यूरॉन। फिर सेंसरी न्यूरॉन जो है ये जो मैसेज है इसको ट्रांसफ़र करता है ब्रेन को, ठीक है, फिर ब्रेन उस पर एक्शन लेता है और वो फिर क्या करता है, और ब्रेन के अंदर इंटर न्यूरॉन होते हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में, ठीक है। फिर ब्रेन क्या करता है, थ्रू अ मोटर न्यूरॉन के ज़रिए अफेक्टर को मैसेज देता है, इफेक्टर क्या, हमारे हाथ को मैसेज देता है कि हाथ हटा लो, हमारा हाथ फ़ौरन हट जाता है। और आप सोचें, आपका हाथ जब गर्म चीज़ से पड़ता है आप फ़ौरन हटा लेते हैं, जबकि अभी मैं आपको इतनी बड़ी बात बता रही हूँ कि पहले सेंसरी न्यूरॉन जाता है, ब्रेन को मैसेज देता है, फिर ब्रेन उस पर एक्शन लेता है, फिर वो मोटर न्यूरॉन को भेजता है और इफेक्टर क्या कर देता है, मतलब हमारा हाथ हट जाता है। तो इतना बड़ा काम होता है और हम सेकेंडों में अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है, ठीक है, हमारे अंदर इतना बड़ा निज़ाम है और हमें पता भी नहीं चलता, सही है, कितने जल्दी हम हाथ हटा लेते हैं ना, आप खुद ही उस जल्दी से सोचें, ठीक है, अगर ठंडी चीज़ पे लग जाए हम फ़ौरन हाथ हटा लेते हैं। अच्छा, ये बात हुई एक्सटर्नल की, ठीक है, कोई भी चेंज, सही है। अब इंटरनल में मैंने ग्लूकोज की एग्जांपल दी थी, सही है, सो वो याद रख लें। अच्छा, थ्रू अ सेंसरी सेल्स, यानी या तो वो सेंसरी सेल्स के ज़रिए वो मैसेज जाएगा, सेंसरी सेल्स हमारी फिंगर्स में, सही है, यानी जैसे मैंने हाथ गर्म चीज़ पे लगाया तो सेंसरी सेल्स ने फ़ौरन सेंस किया ना उसे, और फिर वो सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए मैसेज ट्रांसफ़र हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज, जिसे नर्व इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। या तो वो सेंसरी सेल्स होंगे या कह रहे हैं कि वो या तो कोई ऑर्गन भी हो सकता है, जैसे मैंने लिवर की बात, पैनक्रियास की बात दे दी, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं रिसेप्टर। वो क्या होते हैं, वो होते हैं रिसेप्टर, कि कोई भी चेंज जो कि न्यूरॉन जो रिसीव करता है किसी भी चेंज को, या तो वो बाहर की तरफ से हो या तो वो अंदर की तरफ से हो, किसी भी बॉडी के, और किसके ज़रिए आएगा, थ्रू ज़रिए, किसके ज़रिए, सेंसरी सेल्स के ज़रिए या किसी ऑर्गन के ज़रिए, सही है, या सेंसरी सेल्स के ज़रिए आएगा या ऑर्गन के ज़रिए आएगा। कोई भी चेंज, किसी भी चेंज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है जिसे न्यूरॉन रिसीव करेगा, इन सब को यानी क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं, सही है, कि न्यूरॉन जो रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन किसी भी चेंज के बारे में, या तो बाहर की तरफ से हो या फिर वो जिस्म के अंदर की तरफ से हो, सही है, किसके ज़रिए, थ्रू सेंसरी सेल्स के ज़रिए, किसी ऑर्गन के ज़रिए, सही है। तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, रिसेप्टर्स, क्या है, वो रिसेप्टर है,
ठीक है, यानी जैसे कि हमारे हाथ ने फ़ौरन महसूस, हमारे फिंगर में जो सेंसिटिव सेल्स थे उसने फ़ौरन महसूस कर लिया कि ये क्या है, गर्म है, और हमारे दिमाग तक मैसेज पहुंचा, सही है, कि गर्म है, और हमारे दिमाग ने फ़ौरन इफेक्टर को मोटर न्यूरॉन के ज़रिए मैसेज भेजा कि हाथ हटा लो, हमने फ़ौरन हाथ डाल लिया। ठीक है, तो यानी हमारी जो फिंगर्स है ये किसके तौर पर काम कर रही है, एज अ रिसेप्टर काम कर रही है। ठीक है, अच्छा अब क्या था, बहुत डिटेल में मैंने 2 लाइनों में बहुत डिटेल में बात की, जबकि इतनी डिटेल में शायद ही कोई कोचिंग सेंटर या कोई टीचर आपको ये इतनी कॉमन बात इतनी डिटेल में ना समझाए। आपने खुद ही भी अंदाज़ा लगा लिया होगा, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते। तो अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो वो अभी लाइक कर दें। ठीक है, इतनी सी बात थी है, लेकिन मैंने आपको कितनी डिटेल में समझाई कि नहीं, आपको रिसेप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। और आप अगर याद वो लोग, मतलब आप सिर्फ पढ़े और आपको याद हो जाए, इस तरह से मैं पढ़ाती हूँ। और वैसे वो लोग तो जो मेरी क्लास में लोग अगर अभी देख रहे हो इस वीडियोस को, तो वो बता देंगे कि भाई हमें याद हो गया। और आप लोग भी बताएं कि आपको याद हुआ या नहीं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, कमेंट करें कि आपको याद हुआ या नहीं। ये साथ साथ मैं याद भी करवा रही हूँ, मैं इस तरह पढ़ाती हूँ। ठीक है, सो लाइक कर दे, अगर किसी ने लाइक नहीं किया सो प्लीज़ लाइक कर दें। अच्छा, क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं तो लाइक भी तो बनता है ना यार। जब आप व्यूज़ इतने ज़्यादा देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, क्या हो जाएगा एक लाइक करने से, आप ही का फ़ायदा है। मैं आप ही के लिए वीडियोस बनाऊंगी, और अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर मैं स्टॉप कर दूंगी। ओके, एंड मोस्टली रिपोर्ट इट टू द कंट्रोल सेंटर। और फिर वो क्या होता है, रिसेप्टर क्या करता है, मोस्टली जो है वो रिपोर्ट करता है टू द कंट्रोल सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। यानी वो रिपोर्ट करता है किसको, कंट्रोल सेंटर, जो कि नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल सेंटर है उसको रिपोर्ट करता है। सही है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं कंट्रोल सेंटर, जो कि कंट्रोल सेंटर क्या है, हमारा ब्रेन जो है उसको रिपोर्ट कर देता है। अच्छा, आफ्टर एनालिसिस, यानी एनालिसिस के बाद एंड integration with other stimulus, the control center sends command for any appropriate response to the effector organ। यानी यही कह रहे हैं कि जब एनालिसिस हो जाए, एनालिसिस के बाद विद अदर स्टिमुलस द कंट्रोल सेंटर सेंड करता है कमांड, कंट्रोल सेंटर क्या कर देता है, उसे भेजता है, हुक्म भेजता है फॉर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, यानी कोई भी रिस्पॉन्स करने के लिए। जैसे कि हमने हाथ फ़ौरन हटा लिया, ठीक है, इस तरह से कोई भी रिस्पॉन्स करने के लिए वो उसे मैसेज भेजता है कि तुम हाथ हटा लो। ठीक है, टू द किसको भेजता है, इफेक्टर को, यानी हमारे हाथ क्या हुआ, इफेक्टर हुआ। ठीक है, तो इफेक्टर ऑर्गन को, और इफेक्टर ऑर्गन हमारा क्या हो सकता है, या तो मसल हो सकता है या कोई ग्लैंड हो सकता है। ग्लैंड वही पेनक्रियास की एग्जांपल ले ले, जब खून में ग्लूकोज की मकदार बढ़ गई थी तो क्या हुआ था, सेंसरी न्यूरॉन्स ब्रेन के पास गए थे। सही है, सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन जो है सेंसरी सेल्स ने जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए पहुंचाई ब्रेन तक, और ब्रेन ने कमांड दिया मोटर न्यूरॉन के ज़रिए किसको, मसल को या ग्लैंड को। तो ग्लैंड वही पेनक्रियास ने फ़ौरन इंसुलिन रिलीज़ किया था। ठीक है, और मसल जैसे कि हमारा हाथ फ़ौरन हट गया था। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि इफेक्टर किसे कहते हैं। सही है, वो आपको 2 मसल दे देगा या कोई ग्लैंड दे देगा, ठीक है, ऑप्शन में। तो आपको पता होना चाहिए इफेक्टर हमेशा क्या होता है, हमें ग्लैंड होता है। आप वो ग्लूकोज की एग्जांपल से याद रख लीजिएगा, पेनक्रियास की। और मसल जैसे कि हाथ गर्म चीज़ या ठंडी चीज़ से हाथ हटाना, तो वो मसल हो गया ना हमारा। तो आप इस तरह से ये 2 याद रख लीजिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में आ चुके हैं और मैंने खुद इन डिटेल्स दी है, तो मुझे पता है कि क्या आ सकता है। अच्छा, तो इफेक्टर याद रखें कि इफेक्टर मसल भी हो सकता है और ग्लैंड भी हो सकता है। और दूसरी बात इसमें याद रखने की ये है कि रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर जो है सेंसरी सेल्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने हमारे उंगलियों में, फिंगर्स में सेंसरी सेल्स होते हैं जो कि सेंस का काम करते हैं। सही है, तो वो इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो सेंसरी सेल्स इस तरह से याद रख लें, और ऑर्गन पेनक्रियास की एग्जांपल। ठीक है, सो ये बात याद रख लें प्लीज़, यहाँ आ सकता है एमसीक्यूज़ में। ओके, सो मैंने बहुत डिटेल में बात की, जबकि ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये नहीं बल्कि बिल्कुल समझाया भी नहीं जाता, ये तो बहुत कॉमन बातें हैं। सो इन्फॉर्मेशन जो होती है ना फ्रॉम द रिसेप्टर, किससे, जो मालूमात जो होती है ना फ्रॉम द रिसेप्टर, यानी रिसेप्टर से टू द कंट्रोल सेंटर,
यानी जब हमारा हाथ गर्म चीज़ पर लगा था तो सेंसरी सेल्स ने, हमारी जो फिंगर में सेंसरी सेल्स है उसने उन सेंसरी सेल्स ने इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए ब्रेन तक पहुंचाई। सही है, तो वही कह रहे हैं कि रिसेप्टर, अब हमारी वो सेंसरी सेल जो है ना फिंगर में, वो हमारे क्या है, इधर बात हुई कि सेंसरी सेल्स को क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं। सही है, तो वही कह रहे हैं कि रिसेप्टर जो है ना, ये देखिए इन्फॉर्मेशन जो होती है वो होती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर के, रिसेप्टर से टू द कंट्रोल सेंटर। तो हमारी रिसेप्टर कौन था, सेंसरी सेल्स फिंगर में, तो उसने क्या किया, इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर से यानी हमारी फिंगर से जो है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ तक गई, कंट्रोल सेंटर तक गई। सही है, आर टेकन बाय द एफरेंट नर्व पाथवे। तो ये जो पाथवे होता है ना, सही है, हमारी फिंगर्स में जो सेंसरी सेल्स होते हैं वो एज अ रिसेप्टर काम करते हैं। तो एज अ रिसेप्टर उसने क्या किए, उसने इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करवाई ब्रेन तक थ्रू अ सेंसरी न्यूरॉन। सही है, ब्रेन तक मीन कंट्रोल सेंटर जिसे कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रास्ता होता है रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर तक जाने का, ये कहलाता है एफरेंट नर्व पाथवे। क्या कहलाता है, एफरेंट नर्व पाथवे। ई है, याद रख लीजिए, ई है। तो ये एमसीक्यूज में आता है इंटरव्यू टेस्ट के, और ये आपके सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज में भी आ सकता है। और इस बार तो मैंने सुना है कि चांस है कि एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट लेंगे वो। तो ये आपको सेकेंड ईयर वालों के लिए फ़ायदा है कि मैं एक एक लाइन समझा रही हूँ, एक एक वर्ड समझा रही हूँ, और उनको याद करने में बहुत इजीली याद हो जाएगा। बल्कि वो मैं ऐसा काम करे कि फ़ौरन इसे लिख लिया करे, वीडियो देखने के बाद एक दफ़ा पढ़ लिया करें बुक से और फ़ौरन लिख लिया करें। ठीक है, इस तरह से आपका जो है डे टू डे टेस्ट भी प्रिपेयर होता जाएगा। ठीक है, अच्छा, एफरेंट नर्व पाथवे, सही है, एफरेंट नर्व पाथवे। रिसेप्टर टू द कंट्रोल सेंटर आर टेकन बाय द ब्लैंक आ जाएगी, और आपसे बोलेगा कौन सा पाथवे, एफरेंट है या एफरेंट है, तो कौन सा है, एफरेंट नर्व पाथवे, ये एफरेंट है। तो ये एफरेंट देखें, ये ए है, यहाँ ई है, एफरेंट यानी रिसेप्टर से टू द कंट्रोल सेंटर तक जो पाथवे होता है उसे क्या कहते हैं, एफरेंट नर्व पाथवे। अच्छा, वाइल ब्लर हो रही है इमेज, अब ठीक है। वाइल बैक फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर टू द अफेक्टर, और जब हमारा रिसेप्टर इन्फॉर्मेशन दे देता है सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए कंट्रोल सेंटर, तो कंट्रोल सेंटर क्या करता है, मोटर न्यूरॉन के ज़रिए अफेक्टर तक मैसेज देता है। तो वही कह रहे हैं कि कंट्रोल सेंटर द अफेक्टर, जब कंट्रोल सेंटर से में इंफॉर्मेशन जो होती है फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर से अफेक्टर तक जो आती है ना, वो किसके दूसरा पाथवे होता है, वो कौन सा होता है, ईफ्रंट नर्व पाथवे, वो होता है ईफ्रंट, ई आ रहा है। ठीक है, ईफ्रंट नर्व पाथवे होता है। अब आप याद रख लिए, जो इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर तक जाएगी वो किस पाथवे के जरिए जाएगी, एफरेंट नर्व पाथवे। ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर से टू द अफेक्टर तक जाएगी वो कौन से पाथवे के जरिए जाएगा, ईफ्रंट नर्व पाथवे। सही है, इन्फॉर्मेशन जो सेकेंड ईयर वाले मेरे साथ रीड करें, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर टू द कंट्रोल सेंटर, रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर तक आर टेकन बाय एफरेंट नर्व पाथवे एंड बैक फ्रॉम, यानी जब दोबारा से वो फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर से अफेक्टर तक जाएगी बाय अनदर पाथवे, उसे क्या कहेंगे, एफरेंट नर्व पाथवे। ठीक है, अच्छा, द इंटायर कम्युनिकेशन, जो इंटायर कम्युनिकेशन होगी, इंटायर जो पूरी कम्युनिकेशन होगी फ्रॉम द स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या बताया था मैंने, एनी चेंज, कोई भी चेंज हो सकता है, यहाँ बताया था ना, ये देखें कि द इंटायर जो पूरी कम्युनिकेशन है ना फ्रॉम द स्टिमुलस, स्टिमुलस से टू द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स तक। सही है, कैन अकर, यानी वो अकर होती है विद इन मिली सेकेंड, कितने सेकेंड में, मिली सेकेंड। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है। सही है, यानी द एंटायर कम्युनिकेशन फ्रॉम द स्टिमुलस टू द रिस्पॉन्स कैन अकर विद इन मिली सेकेंड, मिली सेकेंड में। अब वो आपको माइक्रो और दूसरी जो मेजरिंग जो वो है माइक्रो और नैनो दे देगा और मिली दे देगा, तो आपको किस पे क्लिक करना है, मिली सेकेंड, मिली सेकेंड बुक में आपके मेंशन है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। सही है, द कंडक्शन बाय नर्वस सिस्टम इज समराइज,
हाँ, अब देखो मैं आपको ये डायग्राम दिखाती हूँ और ये समझ आ गई ये लाइन कि जो इंटायर कम्युनिकेशन है फ्रॉम द स्टिमुलस से टू द रिस्पॉन्स, वही बात आ रही है। फिर मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ऊपर भी बहुत डिटेल में बात की। जब आपने गर्म चीज़ पर हाथ लगाया, ठीक है, यानी वहाँ से जब आपने हाथ हटाया, जब आपने गर्म चीज़ पर हाँ यानी हाथ लगाया, तो वो स्टिमुलस था ना, कोई भी चेंज था, गर्म लगी आपको वो चीज़, है ना, तो वो चेंज था। यानी वो कह रहे हैं कि फ्रॉम द स्टिमुलस, और जब आपको मैसेज ट्रांसफर हुआ सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए ब्रेन कंट्रोल सेंटर तक या ब्रेन तक, तो उसके ज़रिए फिर वो जो मोटर न्यूरॉन के ज़रिए दोबारा से मैसेज आया इफेक्टर तक के हाथ हटा लो, तो ये एक रिस्पॉन्स है, हमने हाथ हटा लिया। सही है, तो स्टिमुलस से ये कह रहे हैं कि फ्रॉम द स्टिमुलस टू द रिस्पॉन्स, हमें स्टिमुलस लगा और हमने फ़ौरन रिस्पॉन्स दिया। हमने क्या रिस्पॉन्स दिया? हमने फ़ौरन हाथ हटा लिया। तो ये जो फ्रॉम द स्टिमुलस टू द रिस्पॉन्स है, ये कितने सेकंड में होता है? मिली सेकंड में होता है, इतनी जल्दी हो जाता है, जबकि अंदर कितना बड़ा निज़ाम चल रहा है और ये होता कितनी जल्दी है। सो ये याद रख लें, वो होता है मिली सेकेंड में, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। सो मैं आपको ऊपर डायग्राम बता देती हूँ, ये इसमें आपका ना ये पूरा जो मैंने एक एक लाइन, एक एक वर्ड टू वर्ड जो समझाया है, जो एमसीक्यूज़ बताएं कि ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, 2 टाइप्स के टिश्यू होते हैं, ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ये मिली सेकेंड नर्व, ये फ्रंट नर्व पाथवे, फ्रंट नर्व पाथवे क्या होता है, ये सब। ये देखिए ये डायग्राम, स्टिमुलस, कोई भी चेंज आपको महसूस हुआ, सही है, सो क्या हुआ, वो रिसेप्टर ने उसको डिटेक्ट किया, सही है, रिसेप्टर ने किसको मैसेज भेजा? सेंट्रल नर्व सिस्टम मीन ब्रेन, ठीक है, या कंट्रोल सेंटर कह लें। और ये इस पाथवे को क्या कहते हैं? फ्रॉम रिसेप्टर टू कंट्रोल सेंटर या सेंट्रल नर्व सिस्टम। तो इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होगा, कंट्रोल सेंटर, ब्रेन, सेंट्रल नर्व सिस्टम एज अ सेम थिंग, ठीक, ये सेम थिंग्स है, सही, एक 2 3 नाम है, ठीक है, ये आपको आगे जाके समझ आ जाएगी, सही है। तो इसे कौन सा पाथवे कहते हैं? जब कोई भी इंफॉर्मेशन रिसेप्टर टू कंट्रोल सेंटर या सेंट्रल नर्व सिस्टम आएगी, उसे क्या कहते हैं? एफरेंट नर्व पाथवे। यहाँ पे पढ़ा है, ये एमसीक्यूज़ में आएगा और ज़रूर आएगा ये एफरेंट नर्व पाथवे, सही है। और फिर कंट्रोल सेंट्रल नर्व सिस्टम ने किसको मैसेज दिया? इफेक्टर तक। और ये कौन से न्यूरॉन के ज़रिए हुआ? मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए। इधर नहीं लिखा हो लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और ये कौन सा पाथवे कहलाता है? जब इन्फॉर्मेशन सेंट्रल नर्व सिस्टम या कंट्रोल सेंटर से या ब्रेन से इफेक्टर तक आती है, ये होती है एफरेंट नर्व पाथवे, ठीक है। अब जब इन्फॉर्मेशन देता है, कंट्रोल सेंटर जब इन्फॉर्मेशन देता है इफेक्टर को थ्रू अ एफरेंट नर्व पाथवे, ठीक है, फिर इफेक्टर क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है। जैसे हमने फ़ौरन हाथ हटा लिया था तो हमने रिस्पॉन्स जाहिर किया, ठीक है। सो यही बात लिखी है। और यहाँ पे जो है इन्होंने क्या लिखा है कि ये फीडबैक बस ये जो है इतना ही था। एफरेंट नर्व पाथवे बहुत ही डिटेल में मैंने ये समझाया। तो आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, तो आगे जाके मैं न्यूरॉन्स का ये जो है पूरा डिटेल में समझाऊंगी। सो इसमें जो मैंने एमसीक्यूज़ बताए वो आप दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। एक दफ़ा तो मैंने ऊपर से बता दिया, दोबारा से आप ये वीडियो दोबारा भी प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैं साथ साथ एक एक वर्ड टू वर्ड समझाती हूँ और मैं बताती भी हूँ कि क्या एमसीक्यूज़ किस तरह से आ सकता है और क्या याद रखना है। और पता है सुनने से ज़्यादा याद रहता है बंदे को, ठीक है। सो मेरी बहुत सी फ्रेंड्स है जो कि परेशान होती, जब मैं इंट्रोडक्स था यानी हम दे रहे थे, तो बहुत सी फ्रेंड यही कहती थी कि हमसे टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी जाती। सो आप लोगों को तो ये चैनल एज अ गिफ्ट मिला है, सही है, अल्लाह ताला की तरफ से। सो फिर भी आप लोग का शुक्रिया, आप लोग लाइक नहीं करते, सही है, तो प्लीज़ लाइक करें। इस तरह के चैनल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। एक वर्ड टू वर्ड समझाना और बार बार एक एक चीज़ को बताना। 2 लाइनों को मैंने कितना ज़्यादा एक्सप्लेन किया, सही है, कितना ज़्यादा एक्सप्लेन आउट किया। सो किसके लिए? आप लोगों के लिए। सो तो क्या आप लोग सिर्फ मेरे लिए लाइक का बटन प्रेस नहीं कर सकते और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो आपको दुआएं दें कि आपने हमें ये बहुत ही ज़बरदस्त चैनल जो कि डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी के नाम से है, ठीक है, वो आपको दुआएं देंगे। और दुआ लेना बहुत ही बड़ी बात है, तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, ठीक है। मेरी 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की, सो सॉरी उसके लिए। सो प्लीज़
अल्लाह हाफ़िज़। और बाकी आप लोग शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।